हमारे साथ संजय राणा जी भी हैं। संजय भाई, क्योंकि आप सिंगापुर रह के आए हैं और बात यहाँ पर सिंगापुर को और जापान को लेकर है, और आप देखेंगे यहाँ पर एक सवाल और बना है कि उस सवाल पर भी चर्चा होनी चाहिए संजय भाई कि आखिर सिंगापुर ही क्यों गए या आखिर जापान ही क्यों गए। क्योंकि शायद अगर मेरी जानकारी संजय भाई ठीक है तो दोनों जगह सरप्लस मनी है। मुझे ऐसा लगता है संजय भाई कि जापान के पास भी सरप्लस है और सिंगापुर के पास भी सरप्लस है, और दोनों ही जो देश हैं, ऐसा कहा जाता है कि दोनों ही देश दूसरे देशों में निवेश करने में अग्रणी माने जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि निवेश करना चाहिए अगर कहीं जाना है तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये भी है संजय भाई, इस पर भी थोड़ा सा एक पूरा विस्तार से अगर हम चर्चा करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर सिंगापुर को क्यों चुना गया और सिंगापुर कितना कारागार उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है, कितना उत्तर प्रदेश को सिंगापुर समझ सकता है, और खासकर जापान। क्योंकि जापान में और सिंगापुर में ऐसा नहीं था कि जापान और सिंगापुर बराबर बराबर है कि भाई अभी सिंगापुर चले गए और बराबर में चलिए जापान भी है तो पड़ोसी में भी चले गए, नहीं, दोनों अलग अलग जगह है। तो एक जगह सिंगापुर गए हैं और एक जगह जापान गए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाए जी। संजय सर, गुड इवनिंग फेलो पैन। देखिए, आपने दो प्रश्न पूछे हैं, बड़ा दोनों ही बड़ा महत्वपूर्ण है। एक इतिहास के पर्सपेक्टिव से, एक दूसरा जो आज का आधुनिक दुनिया है उसके पर्सपेक्टिव से। अगर इतिहास से पर्सपेक्टिव से देखा जाए, दोनों देश भारत के बड़े करीब रहे और देश की आजादी में इन दोनों देशों का कहीं ना कहीं अग्रिम हाथ रहा है। और जापान ने जिस तरह से सहयोग किया, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, उनके साथ दिया, जिस तरह से उन्होंने काम किया, उसका तो सराहना की जाएगी। और जब से आजाद हुआ देश, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने के मामले में जापान हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाते रहा है। और जब से प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी अब देखिए, चाहे बुलेट ट्रेन हो या बहुत सारी योजना हो, कहीं ना कहीं जापान हमारे साथ खड़ा रहा है। अब आते हैं दूसरे पे, उसमें आधुनिक जो दुनिया है उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए, सिंगापुर एक फाइनेंशियल हब है। वहां पे सबसे सेफेस्ट माना जाता है, सबसे ज्यादा फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट होता है, सबसे ज्यादा। अगर एशिया की बात कर ले तो एशिया का एक तरह से कैपिटल मान सकते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल बोला सकता है सिंगापुर का। वहां पे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ तकरीबन 60,000 करोड़ का जो एमओयू साइन किया और 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात हो रही। देखिए, कंपनियों की अगर हम बात की तो बड़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से उन्होंने मूव किया। एक टेमेसेक के साथ डील उन्होंने साइन की है। टेमेसेक एक तरह से कह सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी है वहां पे, जो सिंगटेल की पेरेंट कंपनी है, यानी वहां पे हर चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है। और उसका अगर इंडिया में बात की जाए तो एयरटेल का 45% होल्ड करता है। जो एयरटेल पूरी है उसकी 45% उसके पास है। और इंडिया की तकरीबन आईसीआईसी बैंक लीजिए, बहुत सारे 10-12 कंपनी नाम बताऊंगा टॉप, जिसमें टेमेसेक का डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट करती है। अब आते हैं मुख्यमंत्री का जो दौरा है और सिंगापुर क्यों है और ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश के पहले कोई मुख्यमंत्री विदेश नहीं गए थे। 2013 में सऊदी अरेबिया गए थे, अखिलेश यादव जी गए थे। 2014 में कनाडा गए थे, उसके पहले दूसरी कंट्रीज में गए, लेकिन जीरो इन्वेस्टमेंट था। उससे पहले 1996-98 में चला तो मुलायम सिंह यादव गए थे। देखिए, एक वाक्य उन्होंने बोला, हर सबने अपने अपने तरीके से, हमारे बड़े भाइयों ने यहाँ पे प्रस्तुत किया, जो हमारे सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि सिक्योरिटी। देखिए, कोई भी इन्वेस्टर, आपका पैसा या मेरा पैसा, हम जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो देखते हैं, चाहे वो एक शेयर बाजार में भी जाते हैं, चाहे वो सिप में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम देखते हैं कि भैया सिक्योरिटी कितना, डेट कितना है, या दूसरे ग्रोथ प्लान में जाना है कि डेट में जाना है। तो बहुत सारी सोच समझ के होता है। इसलिए बोला है कि उत्तर प्रदेश सेफेस्ट प्लेस, यानी सेफ है, आपका जो पैसा आएगा वो सेफ है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के प्रोस्पेक्टिव में। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप 10 साल पहले देख लीजिए तो उत्तर प्रदेश में होंडा करके कंपनी हुआ करती, जिसमें हम कार सब यूज करते हैं। होंडा नोएडा में थी और बंद करके जाना पड़ा, क्योंकि किससे? गुंडा राज की वजह से। अब बताइए, सैमसंग को छोड़ दिया है, सिर्फ सैमसंग को छोड़ दिया है तो सारी की सारी कंपनियां यहां आना नहीं जाती है। टीसीएस के लिए एलोकेशन ऑफ स्पेस आज से 15 साल पहले था, इन्फोसिस के लिए एलोकेशन स्पेस 20 साल से था, लेकिन ना इन्फोसिस ने कैंपस बनाया था ना टीसीएस ने कैंपस बनाया था। आज देख सकते हैं कि टीसीएस का 168 145 में कितना बड़ा कैंपस बन रहा है, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, नेम एनी कंपनी, सबका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। देखिए, जब चीफ मिनिस्टर का विजन बहुत क्लियर होता है कि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ यहाँ पे लोग रहते हैं, 25 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती। नौकरी सिर्फ 18 से 20 लाख नौकरी है जो सरकारी है। और सरकारी नौकरी दुनिया में पहला देश है जहां पे सरकारी नौकरी में मारामारी दुनिया में कई दूसरे देश नहीं होते। डिफेंस को छोड़ दीजिए, सिक्योरिटी को छोड़ दीजिए, और जो मेन दो तीन डिपार्टमेंट होते हैं जिसको साइंस और टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसको छोड़ करके बाकी सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन के ऊपर है और प्राइवेट में चलता है। तो वो एटमॉस्फेयर तैयार करना जरूरी है जहां पे लोग आकर के इन्वेस्टमेंट किए। अब सिंगापुर ही क्यों? देखिए, सिंगापुर में सारे हेडक्वार्टर्स हैं।
अगर यूएस की कंपनी, उसका जो एशिया पैसिफिक हेडक्वार्टर होगा वो सिंगापुर में होगा, जापान की कंपनी है उसका भी एक तरह से एशिया पैसिफिक या रीजनल हेडक्वार्टर होगा सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलियन कंपनी उसका भी हेडक्वार्टर वहां पे कहने के सिंगापुर में। सारे बड़े लोग जो, अगर सीईओ अगर कोई बैठता है मान लीजिए यूएस में, तो दूसरा आदमी बैठ रहा होगा उसका सिंगापुर में, सिंगापुर यानी में। हब और कनेक्टिविटी है। तो वहां पे जाना बहुत ही जरूरी आती है इन्वेस्टमेंट की प्रोस्पेक्टिव से। और जिस तरह से एमओयू साइन हुए, तकरीबन 15 से 20 सीईओ से मिले हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के, चाहे वो सिंगापुर गवर्नमेंट की हो, तो जो एक विश्वास है लोगों का उनके ऊपर, सबसे बड़ी बात है। एक आपने अभी जिक्र किया स्वामी विवेकानंद से, 133 साल पहले एक भगवाधारी शिकागो गए थे और उन्होंने क्या बोला था वहां पे, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। और दूसरा व्यक्ति जो है 133 साल बाद सिंगापुर गया, वहां पे भी लोगों ने उनको भैया बोला है। यानी देखिए, एक हम ये नहीं बोलते कि राजनीतिक तौर पे देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि एक व्यक्ति आज से पहले उत्तर प्रदेश का कौन सा नेता था, कौन सा, आजाद हुए तो तकरीबन 79 ईयर्स हो गए, लेकिन कौन सा व्यक्ति था वहां पे जाकर के इन्वेस्टमेंट की बात करो, इन्वेस्टमेंट की सोच रखता हो। सिर्फ देखिए, अगर उत्तर इंडिया में बात करें तो कौन कौन से स्टेट हमसे आगे थे भाई, सारे स्टेट आगे थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता था, वो कहीं ना कहीं जाता था, महाराष्ट्र चला जाता था, तमिलनाडु चला जाता था, कर्नाटका चला जाता था, और बचा कुचा गुजरात चला जाता था। कभी उत्तर प्रदेश बिहार के बारे में या उत्तराखंड के बारे में किसी ने सोचा? नहीं सोचता था। तो ये एक जो चीजें बदली है, सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर का एससीएल के साथ फिलकॉन ने साइन किया, जो नोएडा में अभी लगने वाला, अभी इस समिट में ही डील साइन हुई है। तो देखिए, बातें बहुत होती, इन्वेस्टमेंट को लाना इसने आसान नहीं होता। ये जितने भी मुख्यमंत्री होते हैं कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं अपनी योजनाओं के तहत, और वो योजना चेहरे पे आती है। देखिए, हमेशा याद रखिए, सरकार एक विश्वास होता है और उसका लीडर का जो फेस होता है उस पर इन्वेस्टमेंट आता है, चाहे वो कोई भी कंपनी छोटी हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो, वो मतलब चेहरे इसमें को इसमें देख के ही संजय भाई, काम आपको भी करती ऐसे ही लग रहा है कि सिंगापुर का चुनाव इसलिए हुआ है कि सिंगापुर अगर सीएम जाते हैं तो सिंगापुर में मतलब सभी जगह के लगभग लगभग जो सीईओज हैं वहां मिल जाएंगे, क्योंकि हेड ऑफिस सबसे ज्यादा वहां पर है और लगभग सभी कंपनियों का कोई ना कोई ऑफिस वहां पे है। तो वहां पर अगर उपस्थिति दर्ज हो जाती है तो वहां पर ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है, इसलिए सर पहला फाइनेंशियल चुनाव सिंगापुर को किया फाइनेंशियल गया। हब है संजय हाँ। सर, वहां पे फाइनेंशियल हब है, फाइनेंशियल हब में जाके आप बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आता है। पर दूसरी बात ये, भारत और सिंगापुर का जो एक तरह से गठबंधन तो नहीं बोलेंगे, एक तरह से जो कल्चरल एक्सचेंज होता बहुत पुराना है। तमिल लोग बहुत ज्यादा है वहां पे, तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो आप समझ सकते हैं वहां पे चाइनीज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है लेकिन तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो वहां पे तमिल लोग, हमारे भारतीय जो तमिल लोग हैं, वहां पे मिनिस्टर्स भी हैं बहुत सारे, और बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह सांस्कृतिक जुड़ाव भी है, संस्कृति से हम जुड़े हुए भी हैं, प्लस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, प्लस फाइनेंशियल हब है, तो सबका समावेश है। और जब जापान की हम बात करते हैं, जापान से हमारा संबंध तो बहुत पुराना है, मतलब कह सकते हैं 70-80 साल पुराना है। और वहां पे जा करके कंपनियों को बुलाना, चाहे जो पुरानी कंपनियां पे थी या जो कंपनियां आ रही हैं जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रही हैं, उसको इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव में बढ़ाना। नंबर हो सकता है कहीं ज्यादा हो या कम हो, लेकिन ये बताइए कि आज से पहले वो नंबर या वो सोच, वो विचार, उस तरीके के मतलब धारणा लेके कौन सा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, या हम कहते हैं 2-4 स्टेट को छोड़ दीजिए, तो किस प्रदेश का मुख्यमंत्री विदेश गया कि आइए मेरे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, और इस तरह उसके वार्म वेलकम होना। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं, वहां का कोई मिनिस्टर वेलकम करता है, हम उसको बड़ा नहीं मानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जानता है, टेमेसेक ऐसे कंपनी समझ लीजिए प्रधानमंत्री के बराबर है, उसका सीईओ उससे कम नहीं है, इक्विवेलेंट पावर रखता है, जब चाहे प्रधानमंत्री को बैठा सकता है। वो टेमेसेक का अगर सीईओ मिलता है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से, तो ये बड़ी ही अचीवमेंट है। जीआईसी का सीईओ मिलता, बड़ी अचीवमेंट है। ब्लैक रॉक का सीईओ मिलता, बड़ी अचीवमेंट है। और इन्होंने वार्म वेलकम किया और एमओयू साइन किया, और जिस तरह से इनके स्टेटमेंट आया, जाकर के आप ट्विटर पे भी स्टेटमेंट देख सकते हैं, इनके जो लिंक्डइन में स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता, पॉजिटिविटी दिखाता। वो रिस्पॉन्स कभी भी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था। लोग एमओयू साइन करते थे, लेकिन अपने ट्विटर से, अपने लिंक्डइन से, अपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताते नहीं थे। हो सकता आदित्यनाथ जी बताते या कोई मिनिस्टर बताता, लेकिन कभी भी सीईओ ज्यादा पब्लिश नहीं करते, क्योंकि उनको एक साइन करना, कोरम पूरा करना होता, कर लिए। लेकिन जब आपका लगाव होता है, जब आपका झुकाव होता है, जब आपकी सोच उसके तरफ होती है, तो कहीं ना कहीं वो अपने कार्य में, यानी आपके जो एक्शन है उसमें भी दर्शाता है। और ये सिंगापुर का जो चुनाव किया गया है, कहते हैं स्ट्रेटेजिक मूव है। मैं तो उसको स्ट्रेटेजिक मूव इसलिए बोलता हूं संजय सर,
क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा एशिया को आप कवर कर लेते हो। आप समझ लीजिए यूरोपियन कंट्री बेकार इसके आगे, सिंगापुर के आगे आज के दिन में। आपने पूरा समझ लीजिए लंदन से लेकर के पूरा जापान तक का आपने सारी चीजें कवर कर ली। यूएस वहां बसता है और कोई कंट्री वहां पे है नहीं। गल्फ कंट्री, यानी जो अगर इसको गल्फ कंट्री की बात करें तो गल्फ कंट्री में यूएई भी अपने साथ है। तो आपने लंदन से लेकर के जापान तक, ऑस्ट्रेलिया, सबको कवर कर लिया और वहां पे बैठे बैठे एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। तो ये उसका एक चुनाव करने का रीजन है। दूसरा, अगर जापान, तो मैं बता दे चुका हूं कि हमारे पुराने संबंध रहे हैं और संबंधों को टाइटन करना, जिस तरह से भगवाधारी वहां पे जाते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत कल्चरल है, रिजिलिट कल्चरल लोग हैं, कल्चर को बिलीव करते हैं, कल्चर के साथ। कभी भी किसी भी जापानीज कंपनी में संजय सर आप जाओगे तो वो सर झुकाते हैं, चाहे सीईओ हो चाहे छोटा सा छोटा आदमी हो, मतलब इतना ज्यादा सम्मान एक दूसरे का। तो कल्चर ही बहुत अलाइंड है, कहीं ना कहीं इनका जाना कुछ ना कुछ उस पर इंपैक्ट आता है। कल्चरल एक्टिविटी से बात कर रहा हूं और इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से तो नो डाउट सोच है। और सबसे बड़ी बात है इस प्रदेश की जीडीपी आप देख लीजिए, 7, मतलब तकरीबन कह सकते हैं अगर माइनस कर दिया 79 ईयर्स में, तो 70 साल सरकार किसी और की थी, लेकिन इकोनॉमी जिसको जीडीपी बोलते हैं उत्तर प्रदेश की 7 लाख करोड़ तक ही पहुंची थी। और 2012 तक पहुंच करके 12-14 लाख करोड़ हुई थी। हम जीएसपीडी की बात कर रहे हैं, आज 36 लाख करोड़ हो गई है। तो देखिए आपकी सोच बढ़ाती है, आप राजनीति से ऊपर हट करके प्रदेशवासियों के लिए, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए सोचते हो, तभी जाके चीजें डेवलप होती हैं। वो पृष्ठभूमि नंबर बता रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, नंबर सबके सामने उपलब्ध है। नंबर को देखिए और नंबर से आकलन कीजिए कि 70 साल में 7 और 12 साल में 15 का हो जाना, तो कितने का दुगने तिगुने का अंतर हो जाना। तो ये तो सोच आपको लगता दिखाती है है कि ये वो भी। बड़ा मूव है, और ये इलेक्शन ईयर का एक नावेद बड़ा भाई की मूव है बात से, संजय भाई? जी, इलेक्शन नावेद ईयर भाई का की एक बात बड़ा से मैं मूव है ये। हाँ, बहुत बड़ा मूव है सर। नावेद भाई की बात से एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, जो मेरे दिमाग में भी थी। 2017 में जब मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, मैं पर्सनली बता रहा हूं, मैं सोचा भी नहीं था कि ये व्यक्ति कभी प्रदेश भी चला सकता है। मैं, मनोज सिन्हा जी आईटीएन है, बिकॉज पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति की सोच होती है आईटीएन बनेगा तो कुछ करेगा, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपने कर्मों द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपनी सोच द्वारा, अपनी इंप्लीमेंटेशन द्वारा चीजों को, माइंडसेट को बदला लोगों की, वो सराहनीय है। और ऐसा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, बिजनेस की सोच, ऐसा है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं साधु के पास बिजनेस सेंस कैसे हो सकता है जो इस व्यक्ति के पास है। इन व्यक्तित्व को देख करके आदमी नतमस्तक हो जाता है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आप चला सकते हो। आपको भी लग रहा है कि ये एक बड़ा बड़ा एक मूव है, और ये बिल्कुल। वास्तव में वो कहते हैं ना कि जोर का झटका धीरे से लगा।